अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक नेक्स्ट इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्यूट अटैक ऑफ एज़मा या फिर स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस उस एज़मा को कहते हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल थेरेपी से ठीक नहीं होता। बहुत सीवियर फॉर्म है ये एस्थमा की। अब पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉल डालनी है। माई पेशेंट XYZ जो भी है, उसकी एज, उसके अलावा उसके कोमॉर्बिड्स, हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ जो भी अगर पेशेंट को है तो आपने उसको मेंशन करना है, प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ। अब जो हमारे पास एज़मा के पेशेंट्स आते हैं, बहुत ही शॉर्ट सी हिस्ट्री के अंदर आपको डायग्नोसिस बन जाती है कि पेशेंट को एज़मा है। पेशेंट की कंप्लेंट ये होती है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि इसको पैदाइशी तौर पर दमे का मर्ज़ है। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है कि स्मोकिंग का लाज़मी पूछना होता है। बाज़ औक़ात और स्मोकिंग में भी हमारे यहाँ समझा जाता है कि सिर्फ़ जो सिगरेट स्मोकर हैं, उन्हीं को स्मोकर कहा जाता है। लेकिन आपने पूछना है कि पेशेंट हुक्का वगैरह तो नहीं पीता, तो ये हिस्ट्री भी लाज़मी पूछनी होती है, ठीक है? उसके अलावा आपने स्मोकिंग की हिस्ट्री ली, क्योंकि जो ओल्ड एज में हमारे पास स्मोकर्स आते हैं या हुक्का पीने वाले अफराद आते हैं जो कि 20-30 साल से पी रहे होते हैं या फिर 20 टू 30 ईयर से सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें फिर COPD वो फिर हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है। तो इसीलिए स्मोकिंग की हिस्ट्री से रूल आउट लाज़मी करना चाहिए। विद द कंप्लेन ऑफ, हमारे पास किस तरह की कंप्लेंट्स नॉर्मली जो एस्थमा या दमा के मरीज़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उनके अंदर होता क्या है कि अर्ली मॉर्निंग कफ होती है और उसके साथ-साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, साँस नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब हमें जो है वो साँस हो रहा है। इस तरह की जो है वो पेशेंट प्रेज़ेंट करता है आपके पास और चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन करता है। और उसके साथ-साथ अगर बहुत सीवियर फॉर्म हो जाए, यानी कि स्टेटस एस्थमेटिकस में पेशेंट आएगा, तो वो बिल्कुल उसके अटेंडेंट उसको लेकर आएँगे, वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा या फिर बिल्कुल साइलेंट चेस्ट के साथ होगा और उसके अलावा वो अनकॉन्शियस या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ होगा, अल्टर्ड मेंटेशन और पूरी साइनोसिस के साथ प्रेज़ेंट करेगा। वो क्या होता है, वो स्टेटस एस्थमेटिकस या बहुत सीवियर फॉर्म होती है। लेकिन हमारा जो आज मेन मकसद है वो है एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा, यानी कि पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है, ठीक है? और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी है या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। जैसे ही आपके पास पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आता है और आपने उससे प्रीवियस हिस्ट्री ले ली, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या होगी? प्रीवियस हिस्ट्री उसकी पॉज़िटिव है, इसी तरह की सेम कंप्लेन होती है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ये कंप्लेंट सुनी, आपने फ़ौरन, मैंने कहा था कि ईआर में फ़ौरन वाइटल्स लेना स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है? आपने जैसे ही उसके वाइटल्स, यहाँ वाइटल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन सैचुरेशन। नॉर्मली जो एस्थमेटिक्स होते हैं, इनकी क्या होती है 94-95% ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल की अगर 99 है, तो इनकी नॉर्मली ही इतनी होती है। अब आपने करना है क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ली, इन पेशेंट्स की क्या होगी, अगर सीवियर एसओबी है तो क्या हो रहा होगा, ये जो है वो क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है। कितनी आ सकती है? 88 आ सकती है, ठीक है? 87 आ सकती है या फिर 89 आ सकती है। इस तरह से ये प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? आपने उसका बीपी लेना है, टेम्परेचर, सुपर एडेड इन्फेक्शन कोई उसका, क्योंकि ये जो हमारे पास एस्मा का अटैक होता है, इसके पीछे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। मेबी उसे कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो, वायरल सोर थ्रोट हो, उसके फ़ौरन बाद क्या हो जाए, एस्मा का अटैक आ जाए। तो इसमें पेशेंट फेब्राइल भी हो सकता है या एफेब्राइल भी हो सकता है। आपने रिस्पायरेटरी रेट उसका देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है एस्मा का पेशेंट, तो उसका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा हुआ आएगा और उसके अलावा वो एक्सेसरी मसल यूज़ कर रहा होता है। आपने पल्स लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है और उसके अलावा सप्लाई ऑक्सीजन की जब प्रॉपर नहीं जाती तो सिम्पैथेटिक ओवर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बॉडी को ऑक्सीजन सही नहीं मिलती तो सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट टैकी के साथ आ सकता है। और डोंट फॉरगेट टू चेक द आरबीएस ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है? ये आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड पेशेंट्स करते हैं, तो आरबीएस हर पेशेंट की वैसे ही चेक कर लिया करें। अब क्या होता है, आपने फ़ौरन उसके बाद उसकी चेस्ट सुननी है, तो चेस्ट में क्या-क्या मिल सकता है? सबसे पहले इंस्पेक्शन आपने की, उसका क्या होगा, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, वो एक्सेसरी मसल यूज़ कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आपने उसका, जब आप परकस करेंगे तो क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट, क्योंकि एयर भरी होती है तो हाइपर रेजोनेंट उसका चेस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा बाज़ औक़ात इतने सीवियर वीज़िंग होती है, जो कि टिपिकल फ़ीचर होता है एज़मा का ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से। उसके अंदर आप जब बाज़ औक़ात स्टेथ के बगैर भी क्या होता है, आपको इतनी ज़्यादा सीटियों की आवाज़ें आ रही होती हैं और आप अगर स्टेथ लगाएँगे तो और क्लियर हो जाएगी। पेशेंट का एक्सपायरेटरी जो फ़ेज़ होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, क्योंकि जब क्या होता है, इस तरह से अगर आप देखें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ये एल्वेलाई है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, CO2 ट्रैप अगर हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो पेशेंट क्या करता है, बहुत कोशिश करता है कि CO2 को वॉश आउट करे, तो वो एक्सपायरेशन बहुत प्रोलॉन्ग करता है। तो उसके अलावा यहाँ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा व्हीज़िंग यानी कि सीटियों की आवाज़ें आती हैं। तो इस तरह से जब पेशेंट प्रेज़ेंट करता है,
मेन कंप्लेन क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रहा या सांस लेने में दिक्कत हो रही है मरीज को, और आपने देख लिया सैचुरेशन ड्रॉप करनी है, आपने फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको क्या करना है, उसको जो है वो स्टार्ट कर देना है अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ऑक्सीजन स्टार्ट इस तरह से लेनी है, अगर 88 की 87 की सैचुरेशन है तो आपने 2 लीटर से स्टार्ट लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है, और ऑक्सीमीटर लगा रहना चाहिए, कार्डिक मॉनिटर अटैच करना है या ऑक्सीमीटर से चेक करें, और आहिस्ता-आहिस्ता 4 लीटर पे जाएँ और फिर 6 लीटर पे। तो देखना क्या है कि उसकी सैचुरेशन आपका टारगेट होगा कि 94% या फिर उससे भी ज़्यादा लेकर जाएँ, ठीक है? 94% से 98% तक का आपका टारगेट होगा। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता ऑक्सीजन को बढ़ाते जाएँ। पहला स्टेप तो हो गया, आपने ऑक्सीजन अटैच करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने फ़ौरन उसको क्या करना है, एक्यूट अटैक है तो फ़ौरन उसको ब्रोंकोडायलेटर देना है। ब्रोंकोडायलेटर आपने क्या लिखना है कि नेब्स विद वेंटोलिन। अब ये वेंटोलिन क्या होता है? ये वेंटोलिन बेसिकली क्या होता है, ये सल्बिटामोल होता है, ठीक है। ये सल्बिटामोल क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर है, साबा इसको हम कहते हैं। आपका सिंपैथेटिक का एगनिस्ट है, ये क्या करता है आपका सिंपैथेटिक एगनिस्ट, फिर ये करता है कि ब्रोंको डायलेशन करवा देता है, ठीक है। अब जब सल्बिटामोल आपने किस तरह से देना है, ये इसका 20 ml या 20 सीसी का इस तरह से एक वो आता है, आपकी प्रिपरेशन आती है। उसमें से कितने सीसी लेना है, आपने 1 सीसी लेना है, ठीक है। उसमें से आपने 1 सीसी लिया और उसके साथ 3 टू 5 ml नॉर्मल सलाइन मिक्स कर लिया और नेबुलाइजर मास्क के अंदर आपने पुट किया और उसके मास्क को अटैच कर दिया। या फिर ये कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन मास्क है उसी के अंदर ही ये सॉल्यूशन डाल दें ताकि ऑक्सीजन भी जाती रहे और साथ में वेंटोलिन भी आपने नेब्स उसके सल्बिटामोल से नेब्स करने हैं। कितने आपने 1 सीसी के साथ प्लस ऐड कर दिया 3 टू 5 सीसी, ठीक है, उसके साथ एनएस के साथ, और इस तरह से आपने उसको स्टैट में नैब्स करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है, अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, कम से कम 10 मिनट तक ये नैब्स चलते रहते हैं, आपने क्या करना है, फ़ौरन उसके साथ अगर इंप्रूव नहीं कर रहा पेशेंट तो उसके साथ नैब्स विद एटम। ये एटम जो है वो इपनेप के नाम से भी आता है, उसके साथ साथ आपके एट्रोवेंट के नाम से भी आता है। तो ये एटम बेसिकली क्या होता है, ये आइप्राट्रोपियम होता है, एंटीकोलिनर्जिक है, ये भी ब्रोंकोडायलेटर होता है, सीओपीडी में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर वेंटोलिन से एस्थमेटिक्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि एटम उसमें ऐड कर दें। इसका भी क्या होता है, एक वाइल आपने ओपन करना है, ठीक है, वो कंप्लीट वाइल के साथ आपने उसके साथ 3 टू 5 सीसी एक वाइल के को ओपन करके वो पूरा का पूरा उसमें मास्क में डाल के उसमें 3 टू 5 सीसी आपने एनएस डाल देना है, ठीक है। उसको फिर उससे नैब्स करवाने हैं। तो ये आपकी बेसिकली नेबुलाइजेशन हो गई, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है, पेशेंट फिर भी इम्प्रूव नहीं कर रहा, उसे सीवियर एसओबी हो रहा है और सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको इंजेक्टेबल उसे स्टीरॉइड्स देने हैं। इंजेक्शन आपके पास आता है सोलोकॉर्टिव, ठीक है। ये जो सोलोकॉर्टिव होता है ये हाइड्रोकॉर्टिसोन है, स्टीरॉइड है बेसिकली, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी जो इतना सारा फ्लेयर हुआ है जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन्स, तो आपने इस चीज़ से उसे बिल्कुल सप्रेस करना है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। तो आप ये देते हैं 250 mg, ठीक है, आईवी स्टैट में, ये आप उसे इंजेक्टेबल देते हैं। 80 टू 90% ऑफ द केसेस, ठीक है, यहाँ तक एक हाउस ऑफिसर को एटलीस्ट ये 3 चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। 80 टू 90% ऑफ द पेशेंट इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इस इन 3 चीज़ों से, यानी कि वेंटोलिन, एटम और सोलोकॉर्टिव से। लेकिन अगर पेशेंट क्या हो रहा है, फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये है ट्रेडिशनल थेरेपी, नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो इसका मतलब ये है स्टेटस एस्थमेटिकस में चला गया पेशेंट। अब वो क्या हो सकता है कि उसकी चेस्ट आपको साइलेंट मिल सकती है, अब वो एसेसरी मसल भी यूज़ नहीं कर रहा और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, वो CO2 वॉश आउट नहीं कर रहा, तो CO2 सारी ट्रैप होना शुरू हो गई है, उसकी वजह से फिर अल्टर्ड मेंटेशन होना स्टार्ट हो गई है और साथ में साइनोसिस में जा रहा है पेशेंट। तो फिर आपका अगला स्टेप है, ऐसे पेशेंट को ICU की नीड होती है। इसका मतलब है इस पे ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट है काम नहीं कर रही, पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिकस में चला गया। अब आपने क्या करना है उसको, अगर यहाँ तक तो एक्यूट अटैक के लिए है, अब आपने क्या करना है उसको इंजेक्शन सल्बिटामोल, वही आपका क्या आता है, वेंटोलिन के नाम से आता है, ठीक है। आपने वो जो इंजेक्शन होता है 5 mg उसके अंदर 500 ml NS के अंदर उसको लगवाना है, ठीक है। आपने IV स्टैट उसको 500 ml NS के अंदर लगवाना है। अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं होता, ये अब आपने ICU में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपने इसके अलावा इंजेक्शन MgSO4 दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, आपने 1 ग्राम को इन 1 लीटर ऑफ NS के अंदर, ठीक है, 1 लीटर NS के अंदर, ये भी स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, बहुत पोटेंट इफेक्ट होता है, बहुत सारे पेशेंट मैग्नीशियम सल्फेट से इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं करता तो आप इस पे वो क्या कर सकते हैं, आपको इस पे जो है वो इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन, ये भी ब्रोंकोडायलेटर ही होता है, ठीक है,
फॉस्फोडाइस्ट्रेज वो होता है, तो ये साइक्लिक एएमपी लेवल्स बढ़ाता है और ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन आप 250 mg जो है उसकी इन 500 उसको जो है वो 250 mg इन 20 ml NS के अंदर लोडिंग डोज में, और उसके बाद फिर उसको आप दे सकते हैं 500 mg। बेसिकली इसकी प्रिपरेशन मार्केट में 250 mg की आती है, तो बाद में आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको फिर इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन 250 mg इन 20 ml NS, फिर 500 mg को आप 500 ml NS के अंदर बाद में पेशेंट को मेंटेनेंस डोज में दे सकते हैं, ठीक है। तो एक हाउस ऑफिसर को जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो ये तीन है, नेब्स विद बेंटोलिन, नेब्स विद एटम एंड इंजेक्शन सोलोकॉर्टिव। अब बहुत सारे 80 to 90% पेशेंट इसी पे ही इंप्रूव कर जाते हैं। अब आपने पेशेंट को डीसी करना है, वो सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, तो आप उसकी बेस लाइन करवा लेंगे सीबीसी, क्योंकि सुपर एडिड इन्फेक्शन के साथ भी पेशेंट आ जाते हैं, तो सीबीसी आपने करवानी है, यूसी एलएफटीज वगैरह भी करवाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसका चेस्ट एक्सरे करवा लें, ताकि दूसरी चीज़ें जो डिफरेंशियल्स हैं, नमूनिया वगैरह, वो रूल आउट हो जाए। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट किया है तो आपने उसकी स्पायरोमेट्री, ताकि डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पेशेंट को हैंडल करते हैं। तो ये था एक्यूट अटैक ऑफ एस्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।